नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। अपना भूमि बिल लाने के पक्ष में कई राज्य नीति आयोग की बैठक में दिया सुझाव, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का बहिष्कार। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू, अगले 5 साल में 34 लाख युवाओं को स्किल लोन। प्रधानमंत्री ने कहा, स्किल ट्रेनिंग से बढ़ेगा आत्मविश्वास। छत्तीसगढ़ में अगवा 4 पुलिसकर्मियों की हत्या, माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज, कांग्रेस का राज्य सरकार पर ढीले रवैये का आरोप। मणिपुर विधानसभा ने वापस लिया विवादित प्रवासी कामगार विधेयक, सरकार 3 महीने के भीतर लाएगी इनर लाइन परमिट पर बिल, केंद्र से परमिट प्रणाली लागू करने की मांग। ईरान परमाणु समझौते से भारत को फायदे की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमत में होगी कमी, दुनिया भर में स्वागत, लागू करने के लिए ओबामा कर सकते हैं वीटो। और आइए देखते हैं पहली खबर। छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले अगवा किए गए 4 पुलिसकर्मियों की माओवादियों ने हत्या कर दी है। उनके शव आज बीजपुर जिले के कोदमा गांव के करीब सड़क पर फेंक दिए गए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने इलाके में माओवादियों की तलाशी का अभियान तेज कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसे कायराना हरकत करार दिया और कहा है कि माओवादी बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये उन 4 पुलिसकर्मियों के शव हैं जिन्हें माओवादियों ने सोमवार को अगवा कर लिया था और 2 दिन बाद उनकी निर्मम हत्या करके शव सड़क पर फेंक दिए। सूचना मिलने के बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल भेजा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है कि पिछले दिनों माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है, जिसमें कई माओवादी कमांडर मारे गए हैं, जिससे माओवादियों का मनोबल गिरा है। ये हमारे इंटेंसिव ऑपरेशन और तेज होंगे। अभी न केवल नेशनल पार्क एरिया कमेटी जिसने जिम्मेदारी ली है, जिन्होंने ये पर्चा साथ में लाशों के साथ फेंका है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी इलाकों में भी इसको और उग्र ढंग से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से लोगों की सुरक्षा और विकास कार्यों से नक्सली हताश हैं और बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और निहत्थे लोगों को जिस प्रकार बस से उतारा गया, निर्मम हत्या की गई, ये बताते हैं कि सिर्फ आतंक फैलाकर उस क्षेत्र में एक प्रकार से लोगों को डराना धमकाना है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार पर नक्सल वारदातों पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बहुत दुखद है। मैं समझ सकता हूं कि नक्सल के खिलाफ स्टेट को, प्रदेश को ठोस कदम उठाने चाहिए और छत्तीसगढ़ से जो आज तक हम देख रहे हैं तमाम वर्षों से, वहां जो नक्सल के खिलाफ कार्रवाई प्रदेश सरकार कर रही है उसका बहुत ढीला रवैया है। सोमवार को 4 पुलिस के जवान बीजापुर से कुटरू लौट रहे थे तो रास्ते में सकनापल्ली गांव के पास माओवादियों ने बस को रोक लिया और उन्हें अगवा कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस दल को जंगल में रवाना किया गया था, लेकिन पुलिसकर्मियों का कोई सुराग नहीं मिला। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका धुर नक्सल पीड़ित है और माओवादी यहां वर्चस्व बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों, वन कर्मियों के अलावा आम नागरिकों की हत्याएं करने से गुरेज नहीं करते। इससे पहले बीजापुर में 17 मई को नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली हमलों में मई 2013 में दरभा घाटी में कांग्रेस नेताओं समेत 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अप्रैल 2010 में माओवादियों ने ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवानों को अपना निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व डीजी बीएसएफ EN राममोहन साहब। राममोहन साहब, बहुत स्वागत है आपका। अगर छत्तीसगढ़ इस घटना को देखें, सबसे पहले क्या जिस तरीके से रिटेलिएट किया है माओवादियों ने, ये वाकई जो सरकार कह रही है कि ऑपरेशंस चल रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है, उसके जवाब में इस तरह की बौखलाहट है या इसके पीछे कुछ और कारण होते हैं? ये सीधी सी बात है। मैं तो बहुत काउंटर इंसर्जेंसी किया हूँ नॉर्थ ईस्ट में, असम में, नागालैंड, मणिपुर में, कश्मीर में। पब्लिक बंदूक क्यों उठाते हैं? इसीलिए उठाते हैं कि उनको कुछ दबाव पड़ जाता है। और ये दबाव नक्सल के बारे में मैं तो 10-15 साल से बोल रहा हूँ। मैंने इनका जब सीआरपीएफ का 60 और जवान को मार दिया था, उस टाइम में मैंने इंक्वायरी किया था। उस टाइम में मैंने होम मिनिस्टर को पार्ट 2 मेरा रिपोर्ट में मैंने लिख के दिया था। इसका कारण सब लोग जानते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट भी जानते हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी जानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिया में, उस टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने 5th शेड्यूल ड्राफ्ट किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुआ है।
फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है? फिफ्थ शेड्यूल बोलता है कि जो आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज जो बोलते हैं, इस एरिया को गवर्नर एडमिनिस्टर करना चाहिए। और कैसे एडमिनिस्टर करना है? ये आदिवासी लोगों का, ट्राइबल लोगों का एक पंचायत बना के वो एडमिनिस्टर करेंगे और गवर्नर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। लेकिन इस पर बातचीत करने की बजाय अगर किसी सुरक्षाकर्मी की अपहरण करके उसकी हत्या करके डेड बॉडी को सड़कों पर फेंक दिया जाए, तो इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? कौन बोल रहे हैं ये ठीक है, लेकिन पहला गवर्नमेंट की गलती के बारे में क्यों नहीं बोल रहे कोई भी? जब गवर्नमेंट ने नियम बनाया है और उनको वो हक जो दिया हुआ है वो हक नहीं दे रहे हैं, तो आखिर में क्या करेंगे? बंदूक उठाएंगे क्या? लोकसभा टीवी में, असेंबली में इसको कभी किसी ने रेस नहीं किया, लोकसभा में रेस नहीं किया ये प्रॉब्लम। तो ये तो कानून की बात है। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अगर हथियारों के साथ आप आएंगे तो बातचीत नहीं होगी। बातचीत की बात नहीं है, ये इनका राइट है, हक है। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहे इनको? इसमें 3 खिलाड़ी है, एक तो है गवर्नमेंट, एक तो है आदिवासी लोग जो शेड्यूल ट्राइब है, सबसे नीचे दबा हुआ है कास्ट सिस्टम में, और तीसरा पार्टी है जो माओइस्ट है। माओइस्ट कौन है? वो एक कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, वो हमको नहीं चाहिए, ये गलत फिलॉसफी है, ठीक है। लेकिन अब इनको जब राइट नहीं देते, इन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया है, इनको हक मिलने से ये माओइस्ट की तरफ जाएगा या गवर्नमेंट की तरफ जाएगा? तो सीधी सी बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस सोच और उन आदिवासियों पर एक धड़ा या कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो कि सरकार के खिलाफ न सिर्फ कानून हाथ में लेते हैं बल्कि आदिवासियों के को भी उनके हक से वंचित करते हैं। भाई एक बात है, ये आदिवासी लोग पढ़े लिखे थोड़ी हैं, लेकिन जब कानून ने उनको हक दिया है, ये कानून क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? एक एरिया काट के 10 बटालियन लगा के वहां पर ये गवर्नर ने इनका एडमिनिस्ट्रेट करने दो पंचायत बना के। प्रॉब्लम सबसे बड़ी कॉमन डिनोमिनेटर पैसा है। इसके जब फॉरेस्ट के नीचे मिनरल्स है तो इसको एक्सप्लॉइट करने में पैसा आता है। तो पार्टी जो पावर में है, इतना साल कांग्रेस रूल कर रहा था, इतने गवर्नर थे, एक गवर्नर भी 5th शेड्यूल को इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों? यहां से उनको हुक्म मिला है टेलीफोन पर, 5th शेड्यूल बंद करके रखो। क्यों नहीं इतना साल से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया? यही बात है। अब एक दफे उनको राइट देने से और उनका पंचायत डिसाइड करेगा कि अपना जमीन वो कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसका प्रॉफिट वही ट्राइब को जाएगा, तो फिर माओवादी को कौन सुनेगा? लेकिन राज्य सरकारें जिन इलाकों में, छत्तीसगढ़ समेत वो इलाके जहां पर माओवादी या नक्सल समस्या है, वहां की सरकारें कहती हैं कि हमने वहां के स्थानीय लोगों को अधिकार दिए हैं, साथ ही विकास में साझेदार बनाया है, उसके बावजूद बता रहा हूं हिंसा और फिर मैं कहूं कि अधिकार कैसे दिया है, मैं वही बोल रहा हूं। 5th शेड्यूल बोलता है कि गवर्नर इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा पंचायत बना के। एक गवर्नर ने कहीं पर भी पंचायत बनाया क्या? अब तक नहीं बनाया है। तो फिर आप क्या बोल रहे हैं उनको सुविधा दिया है? सरकारों पंचायत बना के वो डिसाइड करेगा अपना जमीन कैसे वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सरकारों के दावे खोखले हैं अब तक पूरे। तो सारा गलती गवर्नमेंट का है। और माओवाद ने इनको ऑर्गेनाइज किया। माओइस्ट तो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, माओ सारे अपर कास्ट हैं, लेकिन उनका एक कम्युनिस्ट फिलॉसफी है। हमको वो फिलॉसफी नहीं चाहिए इस देश में, लेकिन गवर्नमेंट के दबाव के वजह से उनको चांस मिल रहा है और बेचारा आदिवासी मर रहा है इसमें। तो क्या ये कहा जाए रमन साहब कि एक तरफ सरकार जो उनके अधिकारों को देने के लिए आगे नहीं बढ़ती दिख रही, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग अपनी फिलॉसफी को थोपना चाहते हैं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए डेडलॉक बना हुआ है। डेडलॉक का मतलब क्या है? एक दफे इनको जो कानून बना हुआ है भाई 1950 में, ये 2015 है, इतना साल क्या करें सब लोग? हम तो यहाँ पर जो रहते हैं, हमारा सब हक कानून के मुताबिक चल रहा है। आपके ऊपर मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं कर सकता है। वो बेचारा जंगल के अंदर है और गवर्नर को बोला है चुप रहो तुम, 5th शेड्यूल मत टच करना। फिर इसलिए माओइस्ट इनको ऑर्गेनाइज किया। सभी लोग बोलते हैं मुझे मैं माओइस्ट हूं, मैं तो माओइस्ट नहीं हूं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हिंसा होती है उसके बाद सरकार की हमदर्दी या आम लोगों की हमदर्दी भी उनसे कम हो जाती है, भले ही वो अपनी बात को रखने के लिए उस आखिरी अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हो? मैं आपको सीधा, मैं इसके बारे में बहुत पब्लिश किया हूँ आर्टिकल्स, यूएसआई जर्नल में बहुत जगह में पब्लिश किया। मैं बात किया 100 दफ़े मैं टीवी के सामने बात किया है।
एक जगह में आप 100 किलोमीटर का एरिया पूरा बंदोबस्त करके सीआरपीएफ का 10 बटालियन लगा के वहाँ पर पंचायत बनाइए, पंचायत से बताइए आपका ज़मीन कैसे इस्तेमाल करना आप कीजिएगा। जो माइनिंग का लीज करना है वो खुद साइन करेगा। कौन? वो पंचायत। और उसका प्रॉफिट उसके पास आएगा। फिर देखो माओवादी क्या करेगा। आपका एक समस्या खत्म हो सकती है उसके। ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें क्या शक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर राउंड साहब बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पश्चिमी देशों से ईरान का करार, परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया तैयार, हटेंगे सारे प्रतिबंध, खुलेंगे नई उम्मीदों के द्वार। देखिए RS टीवी विशेष ईरान का समझौता, आज शाम 7:30 बजे। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं, ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी। लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर। नहीं बोलता ये किरदार, लेकिन सब हैं खबरदार। पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार RK लक्ष्मण का कार्टून संसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूमि बिल पारित न होने से गांवों का विकास प्रभावित हो रहा है। संसद सत्र के ठीक पहले प्रधानमंत्री ने भूमि बिल पर सहमति के लिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिल पारित होने में देरी के चलते कुछ राज्यों ने अपनी भूमि कानून बनाने की बात कही है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। उन्होंने गरीबी से निपटने और नौजवानों को रोजगार देने में इस मिशन को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि एक साल में 24 लाख युवाओं को कौशल तकनीक से लैस किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने तकनीकी संस्थानों को जरूरत के मुताबिक कौशल शिक्षा में बदलाव की हिमायत की। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के जरिए हुनर सिखाकर लोगों को रोजगार के काबिल बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत करते हुए कहा कि नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना देश की प्राथमिकता है। देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करना, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। इस मिशन के द्वारा उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास मौजूद विशाल ह्यूमन रिसोर्स दुनिया की तकनीकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच सामंजस्य पर जोर दिया। बेरोजगारी का कोई कारण नहीं है अगर हम रोजगार को ध्यान में रखते हुए, विकास के मॉडल को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डिजाइन तैयार करें, मैपिंग करके ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रेनिंग करें। ये उड़ान है सर। स्किल इंडिया मिशन के जरिए अगले 5 सालों में कौशल विकास की चाह रखने वाले 34 लाख लोगों को लोन मुहैया कराने की योजना है। मौजूदा वित्त वर्ष में स्किल इंडिया मिशन के लिए 5040 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी महीने कैबिनेट ने नेशनल स्किल मिशन के लिए एक संस्थागत ढांचे को मंजूरी दी थी। 2022 तक इसके जरिए 50 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अखिलेश सुमन इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है और स्किल डेवलपमेंट का एक, मैं कहूँ कि बड़ा एजेंडा सरकार के, मैं कहूँ कि पूरे खाका में दिखता है, लेकिन
क्या और किस तरह की दुश्वारियां या परेशानियां दिखती हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए? हालांकि सरकार ज़रूर कह रही है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जो सबसे बड़ी परेशानी इस मिशन को आगे बढ़ाने में है वह है कि ऐसे संस्थानों की हमारे यहाँ बहुत कमी है। केवल एक ITI है जिसके द्वारा लोगों को स्किल की, छोटे छोटे हुनर की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वह ITI अभी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सरकार अगले सत्र में एक विधेयक लाने जा रही है जिसको वो स्किल यूनिवर्सिटी का नाम दे रहे हैं। स्किल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल लेवल पे काम करेगी और हर राज्यों में एक स्किल यूनिवर्सिटी कम से कम स्थापित करने की योजना है। तो इसके तहत आप समझिए कि प्लम्बिंग से लेकर कैरियर काउंसलिंग तक और रोबोटिक्स से लेकर और जो नर्सिंग में काम करने वाले लोग हैं, इन सारे लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दी जाने वाली है। तो यह एक तरह से संस्थागत रूप सरकार देना चाहती है, क्योंकि गैर संस्थागत रूप से यह काम नहीं कर रहा है। दूसरी बड़ी बात वे इंडस्ट्रियलिस्टों पर एक जिम्मेदारी थोपना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज को कह रहे हैं कि आपकी किस किस क्षेत्र में कितनी ज़रूरत है, वो ज़रूरत सरकार को या संबंधित राज्य सरकारों को बताइए और उसके अनुसार सरकार वैसे लोगों को ट्रेनिंग देगी। या तो इंडस्ट्री के साथ खुद से टाई अप करके ट्रेनिंग दिया जाएगा या सरकार अलग से ट्रेनिंग करने की व्यवस्था करेगी। तकरीबन 926 ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिसमें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, विभिन्न तरह के हुनरमंदों की ज़रूरत पड़ती है हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में, और उन सारे लोगों को इस स्किल यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के माध्यम से लेकिन अखिलेश जी, इसी तरह की एक एजेंडे को शुरू किया गया था, हम सबको याद है, ITI शिक्षा संस्थानों के जरिए, और उसमें भी ये कहा गया था कि हर तरह के लोगों को और जो कि कामगार हो सकते हैं और अलग अलग फील्ड्स की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से मैं कहूँ कि अब तक असफल रहा है। ना, निश्चित तौर पे ITI का प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसमें एक खामी यह थी कि ITI को इंडस्ट्री के साथ जो एक पूरी योजना बननी चाहिए, उस पूरी योजना के साथ ITI को ट्रेन नहीं किया गया। मान लीजिए कि ITI की कोई ट्रेनिंग दी जाती है और 100 किलोमीटर के अंदर उसको कोई काम नहीं मिलता है, तो उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। तो सरकार की योजना ये है कि हर तरह की जो ITI संस्थान जहाँ भी हों या स्किल यूनिवर्सिटी हों, उस राज्य या उसके 100 किलोमीटर के दायरे के ही हिसाब से वो उन लोगों को प्रशिक्षित करें। उसके अलावा उनकी योजना ये है कि पूरी दुनिया में एक मैपिंग किया जाए कि किस किस देशों को किस किस क्षेत्र में लोगों को, हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है, और उस मैपिंग के अनुसार हर यूनिवर्सिटी को, हर स्किल यूनिवर्सिटी को या अन्य शिक्षा संस्थानों को उसी तरह की ज़रूरत पूरी करने की एक आवश्यकता बनाई जाएगी। उनको यह बताया जाए कि इतने लोग ट्रेन चाहिए जिन्हें इस देश में भेजा जाना है। तो अगर इस तरह की योजना के साथ टाई अप किया जाएगा तो मुझे लगता है कि सारे जो नौजवान हैं जो जिनको लगता है कि कोई योजना नहीं है सरकार में, वो ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे। अंग्रेजी जी कहा था कि पहले इंडस्ट्री से डिमांड का पता लगाया जाएगा और उसके बाद सप्लाई का खाका तैयार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। लोगों के भारी विरोध के बाद मणिपुर विधानसभा ने आज मणिपुर आगंतुक और प्रवासी कामगार विधेयक 2015 को वापस ले लिया। विधानसभा से विधेयक 16 मार्च को पारित किया गया था। राज्य सरकार ने 12 जुलाई को विधेयक वापस लेने का फैसला किया था। एक दिन के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में मुख्यमंत्री OEBOB सिंह ने 3 महीने के भीतर इनर लाइन परमिट पर एक नया विधेयक लाने की बात कही। पिछले कई दिनों से इस विधेयक को वापस लेने के लिए राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपने राज्य के लिए इनर लाइन परमिट प्रणाली की मांग की है, जिससे स्थानीय लोगों का संरक्षण किया जा सके। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ILP प्रणाली है। इनर लाइन परमिट भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाला एक दस्तावेज है, जिससे सीमित अवधि संरक्षित क्षेत्र में भारतीय नागरिक को यात्रा की अनुमति मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों की राज्य सरकारों के दया के आधार पर रिहाई पर लगी रोक का आदेश फिलहाल वापस लेने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अगुवाई वाली पीठ की 5 जजों ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की है। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले के सभी 7 दोषियों की रिहाई का फैसला किया था। इसके बाद दया के आधार पर रिहाई का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। संविधान पीठ को ही अब फैसला करना है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के बाद क्या दोषी को जीवन भर कारावास में रखा जाए या उसे 14 साल की जेल काटने के बाद रिहाई का दावा करने का अधिकार मिले। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 जुलाई को सभी राज्यों पर मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों को दया के आधार पर रिहा करने पर रोक लगा दी थी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। याकूब मेमन 1993 के मुंबई बम धमाकों का दोषी है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने मेमन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। याकूब मेमन को 2007 में टाडा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इससे पहले डेथ वारंट जारी होने के बाद चर्चा थी कि मेमन को 30 जुलाई को फांसी दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं उसका पूरा पालन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और उचित समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। सीमा पार से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से सीजफायर उल्लंघन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर का है। आज तड़के पाकिस्तानी रेंजर्स ने कानाचक के पास गश्त लगा रही बीएसएफ टुकड़ी पर फायरिंग कर दी और इसमें एक जवान घायल हुआ। वहीं परगवाल में सीमा पार से हुई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बीएसएफ के जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने भारत के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के हवाले से यह खबर है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इस ड्रोन ने उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया था और इसे उनके कब्जे वाले कश्मीर में एलओसी के पास गिराया गया है। पाकिस्तानी सेना ने आरोप लगाया है कि भारत अपने इस स्पाई ड्रोन का इस्तेमाल एरियल फोटोग्राफी के लिए कर रहा था। ईरान परमाणु विवाद पर समझौता भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। समझौते का ऐलान होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होनी शुरू हो गईं। जैसे जैसे ईरान को प्रतिबंधों में ढील मिलेगी, बाजार में तेल और सस्ता होगा, जो आर्थिक नजरिए से भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जबकि ईरान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत को वेनेजुएला जैसे दूर दराज के देशों से तेल और गैस का आयात करना पड़ता है। जाहिर है, प्रतिबंध हटने के बाद भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा कर सकता है। मार्केट में सरप्लस आ जाएगी तो हमारी चेहरे पे तो खुशी आएगी, तो आप लोगों को भी खुशी मिलेगी, रेट और घटेगी। 2006 तक ईरान भारत में आयात होने वाले तेल का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था, लेकिन 2013-14 में ये गिरकर 7वें नंबर पर आ गया। भारत ने अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल का आयात तकरीबन बंद कर दिया था। प्रतिबंधों के चलते 2015 में महज 90 लाख टन तेल आयात किया गया। आर्थिक प्रतिबंधों से छूट मिलने के बाद भारत ईरान से ज्यादा तेल का आयात कर सकेगा। इस सस्ते तेल से न सिर्फ भारत का आयात बिल कम होगा, बल्कि विदेश मुद्रा भी बचेगी। ओएनजीसी विदेश ने वहाँ पे एक जो डिस्कवरी की थी, बहुत बड़ी गैस डिस्कवरी, तकरीबन 14 TCF गैस की जो डिस्कवरी की थी फारसी ब्लॉक में, तो उसको जो है डेवलप नहीं कर पा रहे थे, हम कमिट नहीं कर पा रहे थे इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन। तो उसमें भी जो है जो रुख पॉजिटिव होगा। इसके अलावा ईरान में बंद पड़ी भारतीय परियोजनाएं भी दोबारा शुरू की जा सकेंगी। इसमें फरजाद गैस परियोजना और चाबहार बंदरगाह का विकास शामिल है। इस ऐतिहासिक समझौते से न सिर्फ ढांचागत सुविधाओं में निवेश का रास्ता खुलेगा, बल्कि भारतीय उत्पादों के लिए पश्चिम एशिया में एक बड़ा बाजार भी मिलेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 6 शक्तिशाली देशों के साथ ईरान के परमाणु समझौते का भारत समेत दुनिया भर के देशों ने स्वागत किया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी कांग्रेस से समझौते की राह में रुकावट न डालने की अपील की है। उन्होंने ऐसा होने पर वीटो के इस्तेमाल की बात भी कही। خیلی خوشحالم از این توافق بزرگی که دکتر ظریف برای ما برمغان آوردن. یه خود خستگیمون احساس میکنم در اومد. مرسی از آقای دکتر روحانی، مرسی از آقای دکتر ظریف. ईरान में परमाणु समझौते के बाद जश्न का माहौल है, लेकिन समझौता लागू करने की राह इतनी आसान नहीं है। इजराइल इस समझौते को ऐतिहासिक भूल बता रहा है। वहीं अमेरिका में भी इजराइल से सहानुभूति रखने वाला तबका इस समझौते के खिलाफ है। I think the majority of Americans know that Iran is not a place we should do business with. Looking ahead, we need a president who will terminate that bad deal with Iran on day one.
हालांकि राष्ट्रपति ओबामा इस समझौते को अमेरिका के हित में बता रहे हैं। ओबामा ने कहा है कि वो इस समझौते के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करेंगे। I am confident that this deal will meet the national security interests of the United States and our allies. So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal. इधर भारत समेत दुनिया के कई देशों ने इस समझौते का स्वागत किया है, जबकि ईरानी राष्ट्रपति ने फिर दोहराया है कि ईरान कभी भी हथियार नहीं बनाएगा। ایران دنبال سلاح کشتار جمعی نبوده و نخواهد بود. ایران دنبال فشار بر کشورهای منطقه نبوده و نخواهد بود. کشورهای منطقه परमाणु विवाद का हल निकालने से पश्चिमी एशिया में ईरान की भूमिका अहम हो गई है। आर्थिक प्रतिबंध हटने के बाद ईरान न सिर्फ एक बड़ा बाजार होगा बल्कि एक बड़ी आर्थिक ताकत भी बन सकता है। बदले में ईरान के परमाणु और सैनिक ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के दायरे में आने के बाद दुनिया के देश इलाके में शांति की उम्मीद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।